Hi aspirants, I hope that you all are doing well. So today we are going to start our unit number 3 which is gender. यहाँ पे क्लास 7th ही हम कर रहे हैं NCERT 7th की एंड जेंडर में वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 4 which is growing up as boys and girls. Now how is it जब हम एक लड़के और एक लड़की की तरह ग्रो अप करते हैं rather than चिल्ड्रन एंड दोनों ही जेंडर्स की लाइफ कितनी अलग होती है वाइल ग्रोइंग अप, क्या डिफरेंट चीज़ें वो लोग देखते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. So as mentioned over here that being a boy or a girl is an important part of one's identity. सभी को पता है that it is one of the most important part of our identity, our gender. जैसे सोसाइटी में हम बढ़ते हैं, जैसे हम बड़े होते हैं जिस तरीके से सोसाइटी में, तो हमें सोसाइटी सिखाती है, बताती है कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए, लड़कियों के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, लड़कों के लिए क्या एक्सेप्टेबल है, ये सारी चीज़ें, राइट? सो व्हेन वी ग्रो अप वी आर थिंकिंग दैट ओके ऐसा ही होता होगा सब जगह. आई थिंक एग्जैक्टली इसी तरीके से सारी सोसाइटीज़ काम करती होंगी, क्योंकि लड़कियों के लिए ये स्पेसिफिक चीज़ ज़रूरी है तो ये सब जगह होता होगा ऐसा. But is it actually like this? Are all the societies the same? ठीक है, that is what we are going to understand in this chapter, and we will also get to know that what are the different roles that are assigned to boys and girls that prepare them for their future role, like how they're going to be as a man, how they're going to be as a woman or something like that. ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं में बचपन से बता दी जाती हैं कि हमारे बड़े होके रोल्स क्या क्या होंगे, है ना? हम सारी वैल्यूज सीख लेते हैं जो कि इंसान के अंदर होनी चाहिए एज अ वुमन और एज अ मैन, एंड क्या काम होगा, जो सारी चीज़ें हैं वो सारी. और इन दिस चैप्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू एग्जामिन दैट हाउ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट बिटवीन मेन एंड वुमेन, क्या उनके काम के बीच में इनइक्वालिटीज होता है, ये सारी चीज़ें, राइट? एंड सेम सोसाइटी वाली चीज़ भी वी आर गोइंग टू स्टडी कि क्या हर सोसाइटी में सेम ट्रीटमेंट ही मिलता है बोथ द जेंडर्स को. So moving forward, यहाँ पे we are talking about this growing up in Samoa in 1920s. Samoa Island था यहाँ पे, which was in the southern part of the Pacific Ocean. It was a small island. ठीक है, large group of small island में ये था. अब यहाँ 1920s की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पे रिसर्च के अकॉर्डिंगली समोन सोसाइटी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के जो बच्चे थे they did not go to school. They used to learn many such things like taking care of children or how to do, household work or how to take care of the older children, etc. from the adults only. They did not go to the school. फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी यहाँ पे. जो बच्चे थे, जो यंग बच्चे थे, वो ये सारी चीज़ें सीखते थे, फिशिंग कैसे करना है ये सब सीखते थे, बट दे डिड नॉट गो टू स्कूल. और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने अलग अलग जो पार्ट होते हैं चाइल्डहुड के, उसमें सीख लेते. डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर चाइल्डहुड पे दे यूज्ड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. So as soon as babies could walk, their mothers did not look after them. It was the older children who would look after them. Brother or sister, any older child would look after their younger sibling or younger child. Got it? Now the older children जो भी 5 साल तक के हो जाते थे, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाते थे अपने छोटे भाई बहनों की. 5 साल के जैसे हो जाते थे, they used to take this responsibility, and both boys and girls, दोनों में से कोई भी, they used to look after their younger siblings. एंड इवेंचुअली जब तक बच्चा एक 9 साल का लड़का हो जाता था, वो बाकी बड़े बच्चों के साथ, बड़े लड़कों के साथ चला जाता था और बाहर के आउटडोर जॉब्स दे यूज्ड टू लर्न, लाइक फिशिंग, प्लांटिंग, कोकोनट एटसेट्रा, व्हाटएवर द आउटडोर जॉब्स वर. बट द गर्ल्स वर स्टिल कंटिन्यूइंग द वर्क, व्हाटएवर दे वर डूइंग, लाइक लुकिंग आफ्टर देयर स्मॉल चिल्ड्रन. और वो थोड़े बहुत काम कर देते थे, जो भी अडल्ट उनको कहते थे, टिल दे वर टीनेजर्स. Till girls were teenagers. You've seen boys at the age of 9, they used to go out with the older children. They're studying whatever, like, how to do the outdoor jobs. They're learning that, how to do the planting, how to do the fishing. They're learning all that. But the girls are still continuing to look after the small children and still doing the work of the adults, whatever they're telling them, running the errands, etc. Until they were teenagers. But once they became teenagers, उनके पास और ज़्यादा फ्रीडम आ जाती थी. और 14 के बाद या उसके बाद जो गर्ल्स थी वो भी फिशिंग ट्रिप पे जा रही थी, working in the plantations, learning how to weave basket, cooking. They were doing all this, right? What were they doing? Fishing trips, plantations, and learning how to weave basket. Basket banana bhi they were learning. Now the cooking was done in special cooking houses. जो खाना बनता था वो special cooking houses में बनता था, जहाँ पे boys were supposed to do most of the work. लड़के जहाँ ज़्यादातर काम कर रहे होते थे, and the girls just help with the preparation. Got it? So this is a life of people growing in
one society. We have learned about this. ये society कितनी different है, right? So in what ways do the experience of someone, children, teenagers different from your own experience in growing up? We all go to school. It's mandatory for us. Do we learn as much outdoor things like them? No, we don't, right? So this is one thing. And is there anything in this experience that you wish was a part of your growing up? Absolutely, learning all these important life skills, if they were taught to us in a very young age, that would have been more helpful, right? Now, moving forward in this growing up male in Madhya Pradesh in 1960s, if we're going to look at this, we find the following is adapted from an account of experiences in the small town of Madhya Pradesh. यहाँ एक एक्सपीरियंस लिया हुआ है हमने मध्य प्रदेश से 1960s में. जो समोन आइलैंड का एग्जाम्पल था, that was in the 20s, 1920s, and even then it is so much advanced. They're focusing more on the overall development and well-being of the children, right? Now this is of the 1960s if we look at here, years later. So from class 6 onwards जो था यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स उनका सेपरेट स्कूल हो जाता था. लड़के अलग स्कूल में जा रहे थे, लड़कियां अलग स्कूल में जा रही थी, और दोनों का जो स्कूल था वो काफी अलग तरीके से डिजाइन भी किया गया था. जैसे कि लड़कों के लिए बाहर की तरफ एक कोर्टयार्ड था खेलने की जगह, लेकिन लड़कियों के लिए एक सेंट्रल कोर्टयार्ड था जहाँ पे वो टोटल सेक्लूजन में खेल रही थी. सेक्लूजन यानी कि सब अलग से खेल रही थी, ठीक है. ये मान लो उनका स्कूल है, तो जो कोर्टयार्ड है खेलने का वो यहाँ है, लाइक कंप्लीटली डिफरेंट. बाहर से कोई वहां देख ही नहीं सकता. मान लो ये स्कूल की बिल्डिंग है एंड दिस इज द टोटल सेक्लूडेड कोर्टयार्ड. And safety from the outside world, like less safe from the outside world, as the outside world is trying to scare them away or is trying to harm them. So the boys' school had no such courtyard or playground. लड़कों के स्कूल में से कुछ भी नहीं था. एक बस bigger सी space attached थी स्कूल के सामने, ठीक है, जहाँ पे हर evening once the school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded in the narrow streets. जब स्कूल खत्म हो जाता था तो लड़के देख रहे थे कि बहुत सारी लड़कियां जा रही हैं एक साथ, ठीक है, और नैरो यानी कि सांकड़ी सी जो पतली सी जो गली है उसमें से. और जैसे जैसे लड़कियां जारी होती थी, राइट, एज दे वर गोइंग, दे लुक सो पर्पसफुल. ऐसे लग रहा था दैट फुल ऑफ पर्पस, फुल ऑफ लाइफ, दैट दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ इवेंचुअली. This was unlike boys who used to like use the streets as a place to stand around idling or playing or trying out tricks or whatever with their bicycles. मतलब जो लड़कियां थी बस वो पर्पसफुल कि हमें ये करना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. लेकिन जो लड़के थे वो इधर उधर घूमते रहेंगे, ठीक है, खेल रहे हैं या फिर ट्रिक्स दिखा रहे अपनी बाइसाइकिल के साथ. बट फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम. लड़कियों के लिए जो जगह थी, जो स्ट्रीट थी, वो सिर्फ एक जगह थी जहाँ से वो सीधे घर जाएंगी. लेकिन लड़कों के लिए वो उनका एक और दूसरा टाइप ऑफ प्लेग्राउंड था जहाँ पे वो मस्ती कर रहे हैं, राइट. सो द गर्ल ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. और जो लड़कियां थी वो हमेशा ग्रुप्स में जाती थी. Perhaps they also carried fears, कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद उनको डर था कि उनको टीज किया जाएगा या अटैक कर दिया जाएगा. सो आफ्टर रीडिंग दिस टू एग्जाम्पल्स अबव, हम क्या रियलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग सोसाइटी में हम लोग ग्रो अप कर रहे हैं, कैसे डिफरेंट तरीकों से हम ग्रो अप कर रहे हैं. हमें हमेशा लगता है कि शायद एक ही सही वे होता होगा और एक ही तरीका होता होगा जिससे बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द ट्रूथ एक्चुअली. दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंसेस. हमें पता है कि हमारा एक्सपीरियंस ऐसे शायद दूसरों का भी वैसा ही होता हो, लेकिन इट इज नॉट द एक्चुअल वे, दैट इज नॉट द एक्चुअल ट्रूथ, राइट. सो इफ वी टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली, हमें ये देखने को मिलेगा कि उनका चाइल्डहुड हमारे चाइल्डहुड से काफ़ी अलग था. सो अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग डिस्टिंक्शन बना दिया जाता है लड़कियों और लड़कों के बीच में. ये बचपन से ही शुरू हो जाता है. जैसे कि हम अपने बच्चों को खेलने के लिए अलग अलग टॉयज देते हैं. लाइक फॉर द बॉयज वी आर गिविंग देम कार्स टू प्ले विद, है ना, बट फॉर द गर्ल्स वी आर गिविंग देम किचन सेट, राइट, वी आर गिविंग देम डॉल्स. दोनों टॉयज से खेलने में बहुत मजा आ सकता है. बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, बट व्हाई आर ओनली गर्ल्स गिवन द डॉल्स एंड व्हाई आर ओनली द बॉयज गिवन द कार एटसेट्रा, है ना. टॉयज भी एक तरीका बन जाते हैं कहीं ना कहीं बच्चों को ये बताने का कि बड़े होने के बाद जब वो आदमी और औरत में कन्वर्ट हो जाएंगे तब उनका फ्यूचर क्या होगा और तब उनकी जिम्मेदारियां किस तरीके से होंगी. सो अगर हम इस बारे में सोचें तो डिफरेंस ये है कि हम छोटे से छोटे और हर दिन वाली चीज में एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं दोनों ही लोगों के बीच में, दोनों ही जेंडर्स के बीच में. एक लड़की को किस पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, एक लड़के को किस पर्टिकुलर तरीके के गेम खेलने चाहिए, लड़कियों को सॉफ्टली बात करना आना चाहिए, लड़कों को थोड़ा टफ होना चाहिए. ऑल दीज थिंग्स, ये जो चाहिए सोसाइटी बचपन से सेट कर देती है. दिस इज द डिफरेंस दैट वी आर क्रिएटिंग बिटवीन बोथ द जेंडर्स एंड वी आर टेलिंग देम दैट, राइट. नाउ
we are telling them what the specific goals they are to be when they will be growing up. So later in this life ये वो भी अफेक्ट करता है कि कौन सा सब्जेक्ट वो चूज करेंगे, कौन से स्टडीज वो चूज करेंगे, कौन से करियर वो लोग चूज करेंगे. दैट इज व्हाई यू विल सी मोस्ट ऑफ द women choose teaching as their career because that is what is taught to them. That is a soft career, right? Not every woman chooses to be an astronaut or something which demands external physical conduct or something like that, but now times are changing. They're doing whatever they want to, and it's good to see it like that. But eventually again the society from the very young age teaches all these things that girls need to be soft, boys need to be tough and etc. और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में, हमारी खुद की सोसाइटी में भी, जो काम आदमी और औरत करते हैं, जो काम वो करते हैं, जो जिस तरीके का लाइक वर्क वो कर रहे होते हैं, जो रोल्स वो प्ले कर रहे होते हैं, वो वैल्यू इक्वली उन दोनों की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन है, ठीक है, एक मैन है और वो बाहर काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग ऑल द आउटडोर वर्क, वाओ, ओ माय गॉड, ही इज़ डूइंग वर्क. एंड घर आके अगर वो अपने खुद के बच्चों को भी ध्यान रख रहा है तो ओ माय गॉड, कितनी अच्छी बात है, आप अपने बच्चे का ध्यान रख रहे हो. But if a woman is doing that, if a woman is taking care of her children, then it is her duty. It is her work. उसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. Not there's not nothing wow about it. But if a man is doing that, then oh my God, wow! You're taking care of your own children. You're helping, right? If a woman is taking care of her own children, then she is doing it क्योंकि उसको वो करना ही करना है. लेकिन if a man is doing it, अरे आप हेल्प कर रहे हैं. So all these things are the differences that exist in the work done by the men and the women. अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, इसका क्या रेलिवेंस है, वो ये है कि अगर आपको जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा तो सोशल जस्टिस विल हेल्प यू, एथिक्स विल हेल्प यू, इवेंचुअली दिस विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एज वेल एज एक जो टिपिकल अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की और सारी चीज़ों की, दैट यू विल गेन एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट सोसाइटी में स्पेसिफिकली. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि हमने भी काम के बारे में बात किया, राइट? तो यहाँ क्या है टाइटल, माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी मम्मी काम नहीं करती. क्या एक्चुअली किसी की भी मदर है जो काम नहीं कर रही है? शी माइट नॉट बी अ वर्किंग वुमन, वी अग्री टू दैट, बट द वर्क दैट हाउस होल्ड रिक्वायर्स फ्रॉम अ वुमन टू डू, जो होम मेकर्स जितना काम कर रहे होते हैं, दैट इज वे टू मच, इजंट इट? राइट, यहाँ पे भी हम कह रहे हैं दैट हम किसी स्कूल एक्सर्शन में जा रहे हैं, रोजी मैम को वॉलंटियर चाहिए कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो. तो वो कह रही है कि हरमीत की मम्मी तो हमेशा आ जाती है क्योंकि उनको काम नहीं करना पड़ता, वो काम नहीं करती हैं. तो यहाँ पे क्या बता रही है वो कि बेटा, उसकी मम्मा कितने बजे उठती है? 5 बजे, और सारा काम करती हैं घर का, राइट? ऑल द मदर्स इफ यू सी दे लिटरली वेक अप एट 4, वेक अप एट 5, वेक अप एट 6 से ज़्यादा तो आई हैवंट इवन सीन समबडी वेकिंग अप, ठीक है, उससे ज़्यादा लेट, एंड दे डू ऑल द वर्क. सो व्हाट डू पीपल से, व्हाट डज द सोसाइटी से? हाँ वो काम करते हैं लेकिन ये तो घर का काम है ना, असली काम थोड़ा ना है, राइट? सो अगर कोई घर का काम नहीं करेगा तो वो काम होगा कैसे? एंड घर के काम के ना होने से बाहर का काम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हु विल वॉश द क्लोथ्स, हु विल आयरन द क्लोथ्स, हु विल मेक द फूड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दैट सर्टेन सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट? सो नाउ ऑल्सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इधर भी इफ यू रीड अबाउट द कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे पूरा एक अच्छे से मेंशन डीपली किस तरीके से चीज़ें होती हैं, राइट? बच्चों को स्कूल में छोड़ के आना, लाइक स्कूल बस मिस ना हो जाए, सुबह उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चे तैयार करना, ये वो, ये सारे काम नहीं है. लंच बनाना सब लोगों का, एंड ऑल द थिंग्स, मेंटेनिंग द हाउस, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो इट लुक लाइक दैट हाउस वाज हिट बाय अ हरिकेन, जैसे कि इनका लग रहा है यहाँ पे. Where on the earth are the tea leaves? अगर ये लोग काम नहीं करेंगे, the mothers if they are not working in the house, तो चीज़ें are not going to be managed, right? So basically what we're trying to say over here is that household work is as important as any other work and that we should give women the credit of it. We should value the housework. हरमीत की फैमिली को ये लगता है कि जो उसका काम करती हैं, जो मम्मी जो उसके काम करती हैं, वो घर का काम जो है वो असली काम नहीं होता है. ये जो फीलिंग है वो यूनिक नहीं है, सब लोगों को आती है. काफ़ी लोगों को लगता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस होल्ड की क्या है, केयर गिविंग ही तो है, ये है वो है, बस घर वालों का ख्याल रखना है, घर का ख्याल रखना है, अगर बच्चे बीमार हो जाएँ ये वो. बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो वर्क औरतें करती हैं इसको रिकॉग्नाइज वर्क नहीं है, राइट? दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए वर्क, तो बस ऐसे ही है, करते ही क्या हो आप. और इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू द वुमन, और ये माना भी जाता है जैसे कि बच्चों का ख्याल रखना, घर के सारे काम करना, बड़े लोगों का ध्यान रखना, ये ऑलरेडी औरतों में नेचुरली होता है. और इसी वजह से इसको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं. अगर आप इन सब कामों के लिए किसी को हायर करो,
अगर आप woman of your house is not doing all this and you're hiring somebody, then you'll have to pay for it, right? You'll have to pay the cook, you'll have to pay the house help for washing the dishes, doing the household things, etc. But for a woman who is from your own home, your mother, your sister, whatever, you're not paying them for it. ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठता है दैट क्या हाउस होल्ड काम के लिए पेमेंट होनी चाहिए, पेमेंट कौन अरेंज करेगा, किस तरीके से इस काम को और वैल्यू दी जा सकती है. पर हालांकि सोसाइटी अभी इस काम को डीवैल्यू करके चलती है. ठीक है, society devalues this work. Now if you are learning about this lives of domestic worker, जैसे हमने अब स्टोरी में देखा था, उनके साथ एक डोमेस्टिक वर्कर भी थी अभी ऊपर, हर नेम वाज मंगला. सो डोमेस्टिक वर्कर्स भी यूजुअली टाउन्स और सिटीज में रहते हैं, क्योंकि वहीं पे उनको ज़्यादातर काम मिलता है. वो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें. ऑल दीज वर्क दीज डोमेस्टिक वुमेन, डोमेस्टिक हेल्प्स डू. और जो मोस्टली डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं वो कौन होती हैं? विमेन. और कई बार छोटे यंग बच्चे और यंग लड़कियां भी होती हैं जो कि इस काम को करते हैं, और इसके पैसे बहुत ही कम होते हैं. वेजेस आर वेरी लो एंड डोमेस्टिक वर्क की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है. तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं, वो सारा काम जो औरतें ज़्यादातर करती हैं, क्या उसकी वैल्यू है? नहीं है. लेकिन वो सारा काम जो आदमी ज़्यादातर करते हैं, जैसे कि बाहर का हो गया, इवन लेबर वगैरह का काम हो गया, तो उसको हम असली काम कंसिडर कर रहे होते हैं, राइट? एक डोमेस्टिक वर्कर का जो दिन होता है वो सुबह 5 बजे भी शुरू हो सकता है और रात के 12 बजे तक खत्म हो सकता है, और फिर भी इतने हार्ड वर्क के बाद उनके एम्प्लॉयर्स उनको रिस्पेक्ट तक नहीं शो करते हैं. यही एक एक्सपीरियंस यहाँ पे एक दूसरी डोमेस्टिक वर्कर हमें बता रही हैं कि इनका जो पहला जॉब था दैट वाज इन अ रिच फैमिली, जो कि 3 स्टोरीड हाउस में रहती थी. और जो मैम थी इनकी, जो मेम साहब थी, जो द लेडी ऑफ द हाउस थी, शी वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन. इनका काम किचन में था और वहाँ पे और भी 2 लड़कियाँ थी जो कि सफाई करती थी. ये लोग सुबह 5 बजे उठते थे, ब्रेकफास्ट बनाते थे, और इन्हें खुद क्या मिलता था? सिर्फ 2 सूखी रोटी और 1 कप चाय. और इनको तीसरी रोटी तक नहीं मिलती थी. शाम को भी जब ये खाना बनाती थी तो जो बाकी जो सफाई करने वाली लड़कियां थी, ये उनसे कहीं ना कहीं बेग करती थी कि वो इनको एक्स्ट्रा रोटी दे दें. तो वो सीक्रेटली उनके लिए भी बना देती थी एक्स्ट्रा रोटी, और एक अपने लिए भी बना लेती थी. एंड दे वर सो हंग्री पूरे दिन काम करने के बाद, और उनको चप्पल भी पहनना अलाउड नहीं था घर में. तो जब सर्दियाँ आ जाती थी तो इनके जो फीट्स थे वो स्वेल अप हो जाते थे ठंड की वजह से, क्योंकि फर्श जो था वो ठंडा होता था, राइट? दे यूज्ड टू फील स्कैर्ड कि जो मेम साहब हैं उनको, इन लोगों को उनसे डर भी लगता था, और उनको गुस्सा और ह्यूमिलिएशन भी फील होता था, क्योंकि वो सारा दिन काम करते थे. तो क्या सारा दिन काम करने के बाद भी वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते? सो दिस इज हाउ पीपल ट्रीट हाउस होल्ड वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स एज वेल. And in fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. अब यहाँ दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हाउसवर्क को हम टर्म कर देते हैं हाउसवर्क ही तो है, उसमें और भी डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फिजिकल टास्क भी कहीं ना कहीं होते हैं. रूरल और अर्बन एरिया दोनों में ही लड़कियों को, ज़्यादातर औरतों और लड़कियों को पानी फेच करके लाना पड़ता है ज़्यादातर जगहों पे. अब तो नलों में से आता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे आज भी वो भारी पानी की बाल्टियाँ, मटके वगैरह उठा के ला रहे होते हैं. रूरल एरियाज में जो होता है उन्हें हैवी हेड लोड उठाना पड़ता है, फायरवुड, यानी कि सर पे इतनी सारी लकड़ियाँ वगैरह वो उठा के लेके आते हैं. तो ये जो सारे टास्क हैं, जैसे कपड़े धोना, सफाई करना, पोछा लगाना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको झुकने की ज़रूरत होती है, सामान उठाने की ज़रूरत होती है. आप बेंड भी हो रहे हो, लिफ्ट भी कर रहे हो, उठा के ले भी जा रहे हो, कैरी भी कर रहे हो. और जितने भी सारे ये जो काम हो गए सारे, जैसे कि कुकिंग हो गया, है ना, इसमें भी बहुत लंबे टाइम तक आपको खड़ा रहना पड़ता है. ठीक है, लॉन्ग आवर्स तक आप खड़े रहते हो. और सामने क्या होता है? सामने होता है एक बहुत ही गर्म स्टोव, राइट? एक गर्म स्टोव होता है जहाँ पे सारी औरतें ये वाला सारा काम कर रही होती हैं. सो जो सारे चोर्स होते हैं जो ये विमेन कर रही हैं, जैसे कि कुकिंग हो गया, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टोव फॉर लॉन्ग आवर्स हो गया, ये सारा काम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेनस और फिजिकली डिमांडिंग होता है. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस सारे काम को करने में फिजिकली, जो कि हम यूजुअली क्या कह देते हैं, फिजिकली डिमांडिंग काम कौन करता है? मेन. बट यूजुअली मेनली ज़्यादातर अक्सर ये काम कौन कर रहा है? औरतें. दूसरा एस्पेक्ट अगर हम लेकर चलें हाउसवर्क का, तो वो है केयर गिविंग, यानी कि ध्यान रखना. और हम ये नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं कि किसी का ध्यान रखना भी कितना टाइम कंज्यूमिंग काम है. और अगर हम हाउस वर्क में किसी का ध्यान रखना भी ऐड कर दें तो कितना ज़्यादा ये काम का लोड बढ़ जाएगा, राइट?
इफ वी एड अप हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम एज वेल, एक तो घर का काम फिर बाहर भी काम करें, तो हम ये देखते हैं कि जो औरतें हैं वो कंपैरेटिवली आदमियों के बराबर बहुत ज़्यादा टाइम काम में स्पेंड करती हैं और उनके पास बहुत ही कम टाइम बचता है अपने आराम या अपने आप को देने के लिए, अपने लेजर के लिए। यहाँ पे दिस डेटा इज ऑल्सो गिवन। ना वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी हमने जैसे देखा है कि काफ़ी लो वैल्यू दी जाती है औरतों के काम को और उनके केयर गिविंग के काम को। ये एक इंडिविजुअल या फैमिली का कोई मैटर नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई एक फैमिली ऐसा कर रही है, एक्चुअली सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। ये एक सिस्टम का, लार्जर सिस्टम का पार्ट है जो कि इनइक्वालिटी का पार्ट है मेन एंड वुमेन के बीच में, राइट। दिस इज ऑन अ वेरी लार्जर लेवल। तो इसीलिए इसको हम सिर्फ आपके मेरे इंडिविजुअल एक्शन पे नहीं ठीक कर सकते, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जैसे कि हमें पता है कि इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी आदमी और औरत के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द फैक्ट दैट बीइंग अ मेल और अ फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। गॉट माई पॉइंट? इन रियलिटी इनइक्वालिटी दोनों ही सेक्सेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन these monkeys, oh my god, they're speaking, forget it, ignore the monkeys in the background. So yeah, what we are saying, in reality inequality between these sexes exist, right? यहाँ पे दोनों ही जेंडर्स के बीच में, दोनों ही सेक्सेस के बीच में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। और जो गवर्नमेंट है ये कमिटेड है इस चीज़ के लिए, इस बात को समझने के लिए और पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का भी काम है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो जो रेमेडी होगी सिचुएशन की वो भी गवर्नमेंट लेगी। सो फॉर एग्जाम्पल इट रिकॉग्नाइजेस, गवर्नमेंट क्या रिकॉग्नाइज करती है कि जो बच्चों का चाइल्ड केयर का काम है वो सारा औरतों और लड़कियों पर ही आता है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो नेचुरली वो लोग स्कूल नहीं अटेंड कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि जो औरतें बाहर जाके घर के बाहर जाके जो काम करेंगे और जिस तरीके का भी काम करेंगे, जो करियर वो लेंगे, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्ट होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उन्हें बच्चों को देखना है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स काफ़ी सारे विलेजेस में खोले हैं, जहाँ पे दीज वुमेन कैन लाइक, एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और दूसरा चाइल्ड केयर सेंटर भी हो गया, ठीक है, जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। So the government has passed law to make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide creche facilities. और गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें 30 से ज़्यादा औरतें एम्प्लॉय होती हैं, उन्हें क्रीच फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवानी मैंडेटरी है। ये जो प्रोविजन है क्रीच फैसिलिटीज़ का, ये हेल्प करेगा कि औरतें जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट अपने घर के बाहर भी ले सकें, और इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड द स्कूल्स। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है, जैसे लड़कियों को अगर स्कूल अटेंड करना है तो वो, और ताकि औरतें बाहर जाके काम कर पाएं। यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर है एक मध्य प्रदेश के एक विलेज में, देखो यहाँ पे, राइट। और जो काम हम देख रहे हैं ना यहाँ पे कि घर के भी काम कर रहे हैं और बाहर भी काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं डबल बर्डन ऑन वुमेन। एक तो हाउस होल्ड काम भी करो और ऊपर से बाहर के भी काम उन्हें करने पढ़ते हैं। So this was all about this chapter. I hope that you've understood each and every point of this. I have tried to explain it from my part. Now all the statements are true or false, ये एक बार attempt कर लेना। ये सारी चीज़ें actually सारे ही कर लेना mainly। ये भी ठीक है। This also attempt, probably you can attempt this one as well. Leave this one. राइट। और ग्लॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लॉसरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग में इन सारी चीज़ों को मेंशन करोगे, डबल बर्डन, डी वैल्यूड, है ना, आइडेंटिटी, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग सकता है, देन इवेंचुअली यू विल गेट मोर मार्क्स। और आगे तो जैसे एज आई सेड कि मैं एक वन शॉट वीडियो आई विल अपलोड जहाँ पे हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात ऑलरेडी करेंगे ही, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। This was all that I had for you all in this chapter. Thank you for being here. Take care. Bye bye.